हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम अपने CKLC बेस्ड कोर्स के चैप्टर 2 का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। आज के इस चैप्टर में मैं आपको कोरियन लैंग्वेज में सिलेबल स्ट्रक्चर और पाचम कंसेप्ट सिखाऊंगी। तो ये मैंने बुक से ही स्क्रीनशॉट ले रखा है। जैसे कि आपको पता है कि CKLC का जो ब्लॉक 1 की बुक 1 है, हम उसको कवर कर रहे हैं और ये चैप्टर 2 है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिलेबल स्ट्रक्चर। सिलेबल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड में कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल का जो ग्रुप होता है उसे हम सिलेबल कहते हैं। यानी सिलेबल से मिलकर ही एक वर्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको हिंदी में एग्जाम्पल दूँ तो अगर हम आम लिखते हैं तो इस आम में जो आ है वो आ और मौ जो है वो मौ कॉन्सोनेंट और ओ वॉवल को मिलके बना है। तो जो मौ है वो एक अपने आप में सिलेबल है और जो आ है वो अपने आप में एक सिलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबल अपने आप में एक वॉवल भी एक सिलेबल हो सकता है और कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल एक सिलेबल हो सकता है, या वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट एक सिलेबल हो सकता है। और कॉन्सोनेंट जो है वो अकेले नहीं आता है, इसलिए फिर इस कॉन्सोनेंट के साथ एक वॉवल आना जरूरी है। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, पर आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है कि सिलेबल का मतलब है जो सिलेबल है वो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल या अपने आप में अकेले वॉवल हो सकते हैं, जिनसे मिलकर क्या होता है एक वर्ड बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोरियन में जो सिलेबल हो सकता है वो या तो एक अकेला वॉवल हो सकता है, यानी कि आप कोई वर्ड लिखे हो तो उसमें एक अकेला वॉवल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ओ वॉवल या ई वॉवल, ये सिर्फ वॉवल है। हालांकि ये सिर्फ वॉवल नहीं है, आप इसके ऊपर उंग कॉन्सोनेंट देख पा रहे होंगे, तो ये ऐसे लिखा गया है। तो उंग कॉन्सोनेंट जो है ये, जिसे हम उंग कॉन्सोनेंट कहते हैं, ये अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है। पर क्योंकि हम वॉवल को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा वॉवल लिखना गलत है, हम वॉवल को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए उसके साथ हम एक कॉन्सोनेंट लगाते हैं जो है उंग। पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि उंग का जो साउंड होता है वो वॉवल्स के साथ काउंट नहीं होता है, तो हम इसको ओ ही पढ़ते हैं। तो ये इसका साउंड है ओ। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो तो आपका कोई वर्ड अगर कोरियन में लिखा है तो उसमें वॉवल एक सिलेबल का काम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट पहले आता है और जब वॉवल सेकंड आता है, यानी कहने का मतलब है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल। तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल, और इसके साथ आप तीसरा वाला भी इसी के साथ समझ लीजिए, कॉन्सोनेंट एवं वॉवल नीचे, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल। ये समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल्स का प्रैक्टिस कैसे करना है साथ में, तो आपको क्लियर होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कॉन्सोनेंट आता है और वॉवल उसके बगल में आता है, पर कई बार ऐसे वॉवल्स भी हैं जो कॉन्सोनेंट के नीचे आते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जैसे आपका ओ या आपका ओ, ऐसे वॉवल हैं जो कॉन्सोनेंट के नीचे आते हैं, या उ, ये वॉवल कॉन्सोनेंट के नीचे आते हैं। जबकि वहीं आपका आ वॉवल, आपका ओ वॉवल, ये सब कैसे आते हैं, या आपका ई वॉवल, ये आपके कॉन्सोनेंट के बगल में आते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये बस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक कॉन्सोनेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉन्सोनेंट विद वॉवल में हमें क्या देखना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है नियन, नियन के साथ आ वॉवल लगा है। आपको पता है कि आ जो है वो बगल में आता है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ना और आ, ये हो गया ना, ना आ ना, तो इसको हम ना रीड करेंगे। वैसे ही इन्होंने दे रखा है रियल और आपका यो वॉवल, तो रियल के लिए हमने बनाया रियल, एंड देन हमने अपना बनाया रॉ वॉवल, क्योंकि जो आपका यो वॉवल है वो बगल में लगता है, तो ये कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल का एग्जाम्पल हो गया।
तो ना रिया, ना रिया। और जो अगर इसका एग्जांपल देखें तो आपको दिख रहा है कि इन्होंने यहाँ पे खियोक कॉन्सोनेंट लिया है और यहाँ पे ओ वोवल लिया है। तो हमें पता है कि जो ओ वोवल है वो कॉन्सोनेंट के नीचे लगता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? खियोक और ओ, खो। यहाँ पे देखो म और उ, तो म कॉन्सोनेंट, ओ वोवल। ये एक सिलेबल है, ये एक सिलेबल है। तो आप देखेंगे तो इनको जोड़कर हो सकता है किसी वर्ड में मुंह आ रखा हो, किसी में खो आ रखा हो, किसी में ना आ रखा हो, किसी में रियो आ रखा हो। तो यही इन्हीं को हम बोलते हैं सिलेबल। इन्हीं को आप किसी ना किसी वर्ड में इन सिलेबल को देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मुंह कैसे लिखते हैं। तो ये एक अपने आप में सिलेबल है, यानी ये एक साथ पढ़ा जाएगा, मुंह, खो, रियो, ना। नेक्स्ट है वॉवल एबव एंड कॉन्सोनेंट बिलो। तो ऐसा भी होता है कि कई बार आपका वॉवल ऊपर आए और कॉन्सोनेंट नीचे आए। ऐसा कब होता है मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आपको कोई स्पेलिंग पता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको हंगल में आम लिखना है, ठीक है? तो आपको पता है कि आ कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि हम आ लिखते हैं, ये हो गया आ। और आपको पता है मौ हम लिखते हैं कुछ ऐसे, मौ। तो जब मैं आ और मौ को ऐड करूँगी तो क्या आप इसको ऐसे लिखेंगे? हाँ, आपको लगेगा इसको ऐसे लिखना है, पर ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जो सिलेबल है वो एक साथ अटैच रहेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ है और ये मौ है, और ये मौ कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अकेले नहीं आता, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस कॉन्सोनेंट के साथ कोई वॉवल नहीं लगा है, यानी इसको, इसके पास कोई वॉवल नहीं है अपने साथ। तो इसको इस वाले वॉवल के साथ अटैच होना पड़ेगा। अभी कैसे अटैच हो, बगल में अटैच नहीं करना है पर। तो यानी यहाँ पे जो सिलेबल होता है वो कैसे लिखा जाता है, जब भी आपको कोई वॉवल आए, जैसे मैंने कहा आ, और आपको मौ लिखना है। आपको पता है कि मौ के पास अपना कोई वॉवल नहीं है, तो मौ जो है वो इसी वाले वॉवल के नीचे आ जाएगा। अब इसको हम पढ़ेंगे आम। तो ये एक सिलेबल हो गया, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे आम। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट है आपके पास, ये हमने कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ के एग्जाम्पल में ही देख लीजिए, यहाँ लिखा है इन्होंने अ और नीचे लिखा है र, है ना? और अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं इसको अ ऑल, 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 ठीक है? यहाँ पे भी अ और मौ लिखा है, तो इसको भी अ म ऐसे लिखेंगे। अब जैसे आपको कोई वर्ड दे रखा है कोरियन में, मान लो आपको दे रखा है अन्योंग, देख लेते हैं। अन्योंग वर्ड आपने सुना होगा, तो अन्योंग को जैसे मान लेते हैं। अन्योंग कैसे लिखते हैं हम? आ न, ये हो गया आन, न य ग, अन्योंग। तो अब जब इसको रीड करेंगे ना, तो अगर आपको पता है कि ये एक सिलेबल बनाता है, तो आपको पता होगा कि आप पहले इसको एक साथ पढ़ेंगे और इसको एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि साथ में नहीं, अगर आप, जिससे आपको नहीं पता है सिलेबल स्ट्रक्चर के बारे में, तो क्या करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा इसको रीड कैसे करना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये लिखा कैसे गया है। पर लेकिन क्योंकि आप आपको सिलेबल स्ट्रक्चर पता, तो आपको पता है कि ये एक साथ है, ये एक साथ है और एक साथ है। तो आप पहले पढ़ेंगे आन, फिर आप पढ़ेंगे न्योंग, अन्योंग, अन्योंग। मे बी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सोनेंट एंड वॉवल ऑन टॉप एंड कॉन्सोनेंट बिलो। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास अकेला कॉन्सोनेंट कई बार आ जाए, जैसे मैंने बताया आम में, आपको मैंने बताया है ना। हो सकता है कि इस उंग की जगह, जो ये उंग है, इसकी जगह कोई कॉन्सोनेंट लगाओ। उंग को भले ही हम कॉन्सोनेंट की तरह नहीं मान रहे हैं, पर आप खुद ही समझिए कि यहाँ पे उंग एक कॉन्सोनेंट का काम ही कर रहा है ना, भले ही साउंड नहीं है उसका। तो हो सकता है कि यहाँ पे उंग की जगह कोई और कॉन्सोनेंट लगाओ, तो हमें उंग लगाने की जरूरत है ही नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा लिखा हो, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, नाम। तो ये क्या हो गया, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर यही तो है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। तो यही बोल रहा है कॉन्सोनेंट के बगल में वॉवल आ सकता है और फिर उसके नीचे कॉन्सोनेंट भी आ सकता है। तो स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये सिलेबल के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि अगर हम गिवन एग्जांपल को ही देख लेते हैं। जैसे गिवन एग्जांपल में क्या दे रखा है इन्होंने हमें, हमें दे रखा है थिगत और औ और नौ। तो थिगत प्लस
अ प्लस न। तो थिगत प्लस अ प्लस न में जब मैं लिखूंगी तो मुझे पता है कि ये हो गया कॉन्सोनेंट, और उंग लगाने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं क्योंकि पहले ही कॉन्सोनेंट आ रखा है, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। थो 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 नहीं है ये इसको थो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थो थो थो। और नौ नीचे लगेगा, क्यों? क्योंकि नौ के पास अपना कोई वॉवल नहीं है, तो नौ किसके साथ किसके वॉवल लेगा? इसी वाले वॉवल के साथ अटैच रहेगा, और इसका वॉवल भी यही है, तो यानी ये नौ अब नीचे आएगा, तो ये हो गया थॉन थॉन। ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे खा और क है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? खियोक है ना, खियोक, तो खियोक प्लस आ प्लस खियोक। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसकी हो गया खा क, खाक। अब आप देखोगे मैंने इसको खा रीड किया है और इसको क रीड किया है, क्यों? ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी। वर्ड में या सिलेबल में जो आपका कॉन्सोनेंट है उसकी पोजीशन के हिसाब से उसका साउंड चेंज होता है। तो मैंने आपको बताया था खियोक में कि खियोक अगर स्टार्टिंग में आता है तो खौ का साउंड देता है, और अगर पाचिम ये एंडिंग में आता है, नीचे की तरफ आता है, तो वो कौ का साउंड देता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे खाक खाक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये लास्ट रूल है आपका सिलेबल का। तो इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट नीचे वॉवल और कॉन्सोनेंट हो सकता है। इस ये जो है ना, इसको ये आपको मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कुछ वॉवल, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कुछ वॉवल ऐसे हैं जो कि बगल में ना के नीचे आएंगे। जब मैंने आपको बोला कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल कॉन्सोनेंट, तो आपको ये आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा है ना, क्योंकि आपको पता है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल, जिससे मैंने बताया आपको नाम, है ना। अब वैसे मैं बोल दूँ नूम लिखो नूम, तो आपको खुद ही पता है कि नूम में जो ओ है वो तो नीचे की तरफ आएगा। आपको पता है नूम में जो ओ है वो नीचे की तरफ आएगा, तो नूम, तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल ही आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल ही आ रहा है, पर लेकिन क्योंकि आ वॉवल बगल में आता है इसलिए ये ऐसे बन रहा है, और ये ओ वॉवल नीचे आता है तो इसलिए ये नू बन रहा है, और फिर मौ बन रहा है क्योंकि मौ के पास अपना कोई कॉन्सोनेंट नहीं, तो वो इसी के साथ अटैच हो जाएगा, कौन नीचे की तरफ, इसी के साथ अटैच हो जाएगा नीचे की तरफ। तो यानी इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, अगर मैं देखूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल, अगर मैं सिंपल रूल बनाऊँ तो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आएगा, और वॉवल कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई ऐसा कॉन्सोनेंट आता है जिसके पास अपना खुद का वॉवल नहीं है, तो वो उन्हीं के नीचे अटैच हो जाएगा। बस आपको इतना समझना है इस पूरे में जितना अभी तक हमने किया है। कुछ एक्सरसाइज करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको पहले ही दिख रहा है, इन्होंने खुद ही दे रखा है आपको, इन्होंने आपको फ्यो ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको पता है कि इस वाले के पास अपना कोई वॉवल नहीं है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा फ्योक। यहाँ पे फा इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लिख देते हैं फा, और ये आपका डबल कॉन्सोनेंट है, तो ये हो जाएगा क, फाक। यहाँ पे है नू, नू ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है नू, और नौ, नौ के पास यहाँ पे नियन के पास भी अपना कोई वॉवल नहीं, तो जगह नॉन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला आप खुद करने के ट्राई कीजिएगा कि इसमें जो सिलेबल है वो क्या बनेगा, और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको आपने सही से किया, मतलब आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपको आंसर नहीं पता चल रहा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ये है पाचिम वाला केस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, ये सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर देने के लिए है। मैं पीछे आपको ये नहीं बताया था, आपको मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बताया था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपका खियोक पाचिम में आता है, पाचिम का मतलब क्या है कि आपको ने अभी देखा है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल होता है, नीचे कॉन्सोनेंट, तो ये लास्ट का जो कॉन्सोनेंट आता है इसी को पाचिम कहते हैं, यानी फाइनल कॉन्सोनेंट जो होता है सिलेबल का जो फाइनल कॉन्सोनेंट होता है, कभी भी ऐसे में कॉन्सोनेंट नहीं आता है लास्ट में, तो कॉन्सोनेंट हमेशा वॉवल के नीचे ही, कॉन्सोनेंट ऐसे नहीं आता है, तो यानी हमेशा नीचे की तरफ ही आता है, तो ये तो कभी नहीं होगा आपके पास, तो आपके पास हमेशा इस फॉर्म में होगा, अगर कॉन्सोनेंट एक्स्ट्रा है तो वो नीचे ही आएगा, तो इसे पाचिम बोलते हैं। तो जब भी आपके कॉन्सोनेंट पाचिम में आता है तो उनके साउंड चेंज आते हैं, तो वो साउंड क्या होते हैं वही यहाँ पे बताया गया, तो मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी आपका खियोक, आपका ख जो एस्पिरेटेड खियोक है, और जो आपका डबल कॉन्सोनेंट है यानी क, तो
इसका जो साउंड है वो एंड में आके कॉ का साउंड देता है। यहाँ पे भले ही जी लिखा है पर लेकिन साउंड कॉ का रहता है, ठीक है, क्योंकि जब हम रोमनाइजेशन में लिखते हैं थोड़ा अलग साउंड लिखते हैं, पर लेकिन रियल में इसका साउंड कॉ रहता है। वही यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं आपको थिगत, एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स जो भी दे रखे हैं यहाँ पे ज, छ, ह, इन सब का साउंड हो जाता है। यहाँ पे दो दे रखा है पर रियल में इसका साउंड जो होता है वो त हो जाता है। हिंदी में जब हम बोलते हैं तब ये कॉ का साउंड देते हैं अगर मैं सिंपल बोलूँ, और ये तो का साउंड देते हैं। और जो आपका ये है फियप और एस्पिरेटेड जो फियप है आपका, वो आपका पॉ का साउंड देता है। इन सब की प्रोनाउंसिएशन आक है, आक क, और इन सब की प्रोनाउंसिएशन आत है। सबके लास्ट में जो भी है सब तो का साउंड देंगे। और इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन आप है, आप आप आप। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये गौ को देख के या दो को देख कर बौ को देख कर कन्फ्यूज ना, मैं आपको बता चुकी हूँ के त और पॉ का साउंड होता है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अपने थर्ड चैप्टर में आएंगे जिसमें हम बेसिक ग्रीटिंग सीखेंगे। मैं एक रीडिंग एक्सरसाइज लेके आने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नई वीडियो के लिए चैनल के साथ बनी रहे। थैंक यू सो मच।